हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी डीएसवर। गाइज, आज आपका रेलवे ग्रुप डी का 28 नवंबर के थर्ड शिफ्ट का यहाँ पर एग्जाम हो गया है दोस्तों कंप्लीट। तो जिसका मैं आपका यहाँ पर 100% एक्यूरेट आंसर के साथ बताने वाले हैं इस वीडियो में सारे क्वेश्चन। तो देखते हैं किस प्रकार के 28 नवंबर के थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और आपसे कहना चाहूँगा, जो भी हमारे भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। और साइड में आपको एक वेल आइकन का आइकन दिख रहा होगा, घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो उसको जरूर प्रेस करके रख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। थर्ड से पहला क्वेश्चन आया था जो कि आपका रिपीटेड ही क्वेश्चन था कि हु ओन द 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन्स वोमेन्स सिंगल टाइटल, यानी 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का जो खिताब है ये किसने जीता है। तो ये 2025 के ऑस्ट्रेलियन ओपन जो महिला एकल किताब है ये संयुक्त राज्य अमेरिका की मेडिसिन की जो यहाँ पर कीज ने जीता है। और उप विजेता, इससे पहले आपसे पूछा गया था, उप विजेता जो रही थी ये बेलारूस की एरिना सावालेंका, ये उप विजेता रही थी। लेकिन आज आपके विजेता के बारे में जो पूछा गया था तो ऑप्शन सी मेडिसिन कीज आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो हो गया महिला के बारे में। अगर पुरुष के बारे में पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का जो खिताब है ये इटली के जैनिक सिनर ने जीता है। और उप विजेता के बारे में अगर पूछा जाए तो जर्मनी के अलेक्जेंडर जोवरेक ये उप विजेता रहे हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। नेक्स्ट पूछा गया था मई 2025 में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिलिंग मीटिंग की अध्यक्षता ये किसके द्वारा की गई थी। यहाँ पर इस प्रकार के 4 ऑप्शन आपको मिले थे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 24 मई 2025 को नीति आयोग की जो 10वीं गवर्निंग काउंसिल की जो बैठक है ये नई दिल्ली के यहाँ पर भारत मंडपम में आयोजित की गई थी। और इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी, इनके द्वारा किया गया था। और इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि यहाँ पर 10वीं जो इस गवर्नमेंट का यहाँ पर थीम क्या था, यानी कि इसका जो थीम था ये विकसित भारत @2047 रहा था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। तो नरेंद्र मोदी किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका एक करंट अफेयर से आया था कि आईपीएल 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी की जीत बनाने का जश्न मनाने के दौरान बेंगलुरु के किस स्टेडियम के पास भगदड़ मची थी, जहां पर 11 लोगों की मौत हो गई थी और 56 अन्य लोग घायल हो गए थे। तो यहां पर जैसा कि आपको पता है आईपीएल 2025 की जो विजेता टीम रही थी ये आरसीबी की टीम रही थी। और इसकी विजेता परेड में ये जो 4 जून 2025 को विजेता परेड निकाली गई थी। और ये जो कहां पर, ये एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में जो स्थित है यहाँ पर ये आपकी जो है लगा था। और यहाँ पर बेंगलुरु 2025 में इस जीत के लिए इंडियन प्रीमियर लीग की जीत परेड के दौरान भीड़ उठी। तो एन चिन्नास्वामी स्टेडियम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2025 में मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 124वें एपिसोड के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत की प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और संरक्षण के उद्देश्य से कौन सी पहल शुरू की थी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं तो 27 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए ऐतिहासिक ज्ञान भारतम मिशन पहल की घोषणा की गई थी। तो ज्ञान भारतम मिशन ये किस ऑप्शन में दिया गया था, तो ऑप्शन डी में दिया गया था। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये ज्ञान भारतम मिशन की जो घोषणा है ये मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात 124वें एपिसोड में की गई थी। हालांकि मैं आपको बता दूं जो 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा की गई थी। और इसका उद्देश्य भारत की प्राचीन पांडुलिपियों का संरक्षण, डिजिटलीकरण और वैश्विक स्तर पर प्रसार करना है, ये एक मुख्य उद्देश्य था। और यह मिशन वर्ष 2003 से यहाँ पर ज्ञान भारतम मिशन है ये किसका आधुनिक रूप है, तो वर्ष 2003 से चले आ रहे राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का एक आधुनिक रूप है। और ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। और साथ में ये भी बताऊंगा कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 के बजट में पांडुलिपि जो है वित्तीय आवंटन 3.5 करोड़ से बढ़ाकर ये 60 करोड़ रुपए यहाँ पर कर दी गई है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट टाइप से यहाँ पर पूछा गया था क्वेश्चन
कि छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित फिल्म छावा के निर्देशक डायरेक्टर कौन है? ये नाम आपसे पूछा गया था, तो मैं आपको बता दूं ये छावा भाजी जो है, ये जो यहाँ पर एक फिल्म है, तो इसके जो डायरेक्टर हैं ये लक्ष्मण ओटेकरण है। तो ऑप्शन बी लक्ष्मण ओटेकरण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसके अभिनेता के बारे में अगर पूछ लिया जाए, इस फिल्म में अभिनेता का जो रोल है विकी कौशल, रश्मिका मंदाना और अक्षय खन्ना के द्वारा किया गया है, जिसमें विकी कौशल ने इस फिल्म में यहाँ पर जो संभाजी छत्रपति संभाजी महाराज की यहाँ पर रोल अदा किया है यहाँ पर। तो ये पॉइंट भी आपको लर्न करते हुए चलना है। और इसके निर्माता के बारे में पूछा जाए तो निर्माता दिनेश विजान जी हैं। और ये कब रिलीज की गई थी? तो ये 14 फरवरी 2025 को यहाँ पर रिलीज करवाई गई थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। नेक्स्ट टाइप से पूछा गया था अप्रैल 2025 में हुए 32वें विश्व शिक्षा शिखर सम्मेलन वर्ल्ड एजुकेशन सम्मेलन की जो अध्यक्षता है ये किस देश के द्वारा यहाँ पर की गई थी? तो अप्रैल 2025 में यहाँ पर 32वें विश्व शिक्षा सम्मेलन की जो अध्यक्षता है ये आपकी दुबई संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा ये किया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लगातार शिखर सम्मेलन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अप्रैल 2025 में अन्य प्रमुख सम्मेलन की अगर मैं बात करूं, जैसे कि छठा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन ये 4 अप्रैल 2025 को ये बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया था। और इसके अलावा ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस समिट ये आपका 12-13 अप्रैल 2025 को दुबई में आयोजित किया गया था। और ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन समिट के बारे में अगर पूछा जाए तो ये आपका 20 से 22 अप्रैल 2025 को सैन फ्रांसिस्को यूएस एक में यहाँ पर इसको आयोजित करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है मई 2025 में निम्नलिखित में से किस शहर को भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन हब घोषित कर दिया था? तो ये मैं आपको बता दूं मई 2025 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE के सचिव ने घोषणा की कि गुजरात के जो कांडला बंदरगाह है और उड़ीसा का पारादीप हो गया और तमिलनाडु का तूतीकोरिन बंदरगाहों को ग्रीन हाइड्रोजन के हब के रूप में पहचान लिया गया था। और ये घोषणा की गई थी कि 20 मई 2025 को रॉटरडैम में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 के दौरान की गई थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, विश्व शिखर सम्मेलन 2025 में इसकी घोषणा कर दी गई थी। तो ये पॉइंट भी आपको लर्न करते हुए चलना है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता फिर ये क्वेश्चन पूछा गया होगा कि राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन का घर ये किस शहर में बन गया है? तो ये भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन का जो घर बना है ये आपका आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम शहर जो है ये बन चुका है। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया होगा तो फिर आपका विशाखापट्टनम करेक्ट आंसर हो जाता। और मैं बता दूं किस राज्य सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन वैली घोषणा 2025 जारी की है। अगर ये पूछा जाए आगे की आगामी शिफ्ट में तो 21 जुलाई 2025 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के द्वारा ये ग्रीन हाइड्रोजन वैली की घोषणा करवाई गई थी, जो कि 2025 में जारी करवाई गई थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। नेक्स्ट टाइप से पूछा गया था भारत के किस राज्य के हर जिले में एक महिला पुलिस थाना या एक समर्पित मिशन शक्ति केंद्र होगा? ये आपसे पूछा गया था। जहां पर ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति योजना के तहत हर जिले में कम से कम एक महिला पुलिस थाना या समर्पित मिशन शक्ति केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है, जो महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को मजबूत करेगी। ये आपको ध्यान में रखना है। तो उत्तर प्रदेश ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप से पूछा गया था कि 2025 में तमिलनाडु के किंदो पक्षी अभ्यारण्य को रामसेट सूची में यहाँ पर शामिल किया गया था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए थे। मैं आपको बता दूं 2025 में तमिलनाडु के 2 रामसर साइट, एक तो आपका सकारा कोइटाई पक्षी अभ्यारण्य और सेकंड थेर थांगल पक्षी अभ्यारण्य, ये 2 पक्षी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में हैं और इन्हें 2025 में रामसर साइट 2 में शामिल किया गया है। तो ये वाला ऑप्शन किस में दिया गया है? ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 2025 में दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर भाला ये किसने फेंका था? तो यहाँ पर एग्जैक्ट आपका डेटा क्वेश्चन में दिया गया था। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा आपका जो 2025 में 90.23 मीटर जो भाला है ये नीरज चोपड़ा के द्वारा
फेंका गया था। और नीरज चोपड़ा को यहाँ पर गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है और उन्होंने पहली बार 90 मीटर की दूरी पार करते हुए भाला फेंककर अपना नया पर्सनल बेस्ट बनाया है। नीरज ने फाइनल मुकाबले में तीसरे प्रयास में 90.23 मीटर दूर भाला फेंका है। जर्मनी के जूलियन वेबर, हालांकि मैं बता दूं ये आपके नीरज जो चोपड़ा हैं ये दूसरे पायदान पर रहे थे। अगर पहले पायदान के बारे में अगर पूछा जाए तो जर्मनी के जूलियन वेबर ने 91.06 मीटर थ्रो करके यहां पर इसका खिताब जीत लिया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नीरज चोपड़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया था अप्रैल 2025 में भारत का पहला प्रमाणित यानी कि सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड ये किस भारतीय शहर के द्वारा जारी किया गया है, जहां पर इस प्रकार के 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा अप्रैल 2025 में भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा जारी किया गया था। और ये जो बॉन्ड है ये स्वच्छ जल भारत मिशन शहरी के तहत 150 करोड़ जुटाने के लिए जारी किया गया था, जिसका उपयोग एक आधुनिक तृतीयक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट टीएसटीपी के निर्माण के लिए किया गया था। तो गाजियाबाद नगर निगम ये किस ऑप्शन में दिया गया था, ऑप्शन ए में दिया गया था। ऑप्शन ए गाजियाबाद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे अधूरा टाइप से आया था जिसमें मैं आपको बताऊंगा, इसी में आंसर आपको दे दूंगा जहां पर वेव यानी कि जो वेब सम्मेलन हुआ था उसी से यहां पर उड़ीसा के मुख्यमंत्री से प्रश्न देखने को मिला था। तो मैं आपको बता दूं उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने एक सत्र की अध्यक्षता की और स्वदेशी खेलों पर एक भाषण भी दिया, जिसमें मई 2025 में मुंबई में आयोजित विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 में कबड्डी के वैश्विक उदय और महत्व पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया था। ये आपसे पूछा गया था, ये आपको ध्यान कर लेना। तो स्टूडेंट के द्वारा बताया गया था, ऑप्शन में वेब्स का फुल फॉर्म दिया गया था। वेब्स का फुल फॉर्म यहाँ पर विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन होता है। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2025 में उसेन बोल्ट के बाद किस खिलाड़ी को यहाँ पर लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार ये दिया गया था, जहां पर इस प्रकार के 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। तो मैं आपको बता दूं 2025 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर का पुरस्कार स्वीडन के पोल वॉल्टर मोंडो उपलांटिक्स को मिला था, यानी कि ये आपको दिया गया था। यहाँ पर डुप्लेटिक्स कर दीजिएगा, ये किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए मोंडो डुप्लेंटिक्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं हुसैन बोल्ट के बाद इस पुरस्कार को जीतने वाले ये दूसरे ट्रैक एंड फील्ड एथलीट भी हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। नेक्स्ट टाइप से पूछा गया था भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम जो स्वार्म ड्रोनों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन करवाया गया था, जिसका नाम आप सभी से पूछा गया था। ये 4 ऑप्शन आपको मिले थे। मैं आपको बता दूं इसका जो नाम है ये भागुआस्त्र है और ये भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम है जो स्वार्म ड्रोनों से निपटने के लिए विकसित किया गया है। और ये आपका 6 किलोमीटर से अधिक दूरी पर छोटे ड्रोनों का पता लगाने और लगाकर 2.5 किलोमीटर के आगे के लक्ष्यों को गाइडेड माइक्रो मुनिशंस से नष्ट करता है और एक साथ 66 मिसाइलें दाग सकता है। और इसे इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स यानी कि एक्सोप्रोसिस लिमिटेड या सोलर डिफेंस एंड यूरो स्पेस लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। तो यहाँ पर भार्गवास्त्र ये किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को बताने से पहले यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, मई 2025 में नहीं है, ये अप्रैल 2025 है। अप्रैल 2025 यहाँ पर मैं आपको बता दूं अप्रैल 2025 में ये पूछा गया था भारतीय रिजर्व बैंक के जो रेपो रेट है यानी कि रेपो जो दर था ये क्या रहा था। तो अप्रैल 2025 में आपका जो भारतीय रिजर्व बैंक का जो 9 अप्रैल 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक के रेपो दर के कटाव के यानी कि इसकी कटौती जो है ये की गई थी। वो पहले 9 अप्रैल से पहले जो रेपो दर था भारतीय रिजर्व बैंक का ये 6.25% था, लेकिन 9 अप्रैल 2025 को इसका रेपो दर जो किया गया था ये 6% कर दिया गया था। और फिर मैं आपको बता दूं 6 जून 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा की गई घोषणा के अनुसार मौजूदा जो रेपो दर है ये 5.5% जीरो यानी कि 5.5% रहा था, लेकिन अप्रैल में ये 6%
6% आपका कर दिया गया था, तो क्वेश्चन में आपका अप्रैल में ही पूछा गया था, इसलिए 6% आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान रिवर्स रिपो दर की बात करें तो 3.35% है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। नेक्स्ट टाइप से पूछा गया था, टू हाउ मेनी हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्रीज द नंबर ऑफ द सेस्मिक ऑब्जर्वेटिव इन 2025। भारत सरकार ने 2025 में भूकंपीय सालों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो यहाँ पर ये पूछा जाए तो भैया मैं आपको बता दूं, अगस्त 2014 में राष्ट्रीय भूकंपीय विज्ञान केंद्र NCS की स्थापना के बाद भूकंपीय बुनियादी ढांचों का विस्तार किया गया है। 2014 में लगभग आपके 84 जो वेधशालाएं थी, जो कि फरवरी 2025 में बढ़ करके 168 परिचालन स्टेशन हो गई, यानी कि आपका व्यवशाला आपकी कंप्लीट हुई है। ऑप्शन बी 168 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप से आया था कि कर्नाटक बाल विवाह निषेधक संशोधन विधेयक 2025 के तहत बाल विवाह से पहले क्या दंडनीय अपराध था? तो कर्नाटक बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2025 बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में ये आपका संशोधन करता है, और इसमें धारा 9A को जोड़ करके ये आपका बाल सगाई यानी कि बाल इंगेजमेंट के तहत ये दंडनीय अपराध बनाया गया था। तो ऑप्शन में आपका बाल सगाई दिया गया था या नाबालिग सगाई दिया गया था, तो यहाँ पर बाल सगाई या नाबालिग सगाई दोनों में से जो भी आपको ऑप्शन में दिया गया हो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग साइंस की बात करें, साइंस में क्वेश्चन देखने को मिला था न्यूटन का संबंध, ये यहाँ पर वेट यानी कि भार से संबंधित है, उसी प्रकार दाब का संबंध किससे होगा? तो न्यूटन जो आपका यहाँ पर वेट का जो एसआई इकाई क्या होता है, वो न्यूटन होता है। उसी प्रकार जो यहाँ पर दाब का एसआई इकाई क्या होता है, ये यहाँ पर पास्कल होता है। तो पास्कल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि विच इज नोन एज द सुसाइड बैग ऑफ द सेल, कोशिका की आत्मघाती शैली सुसाइड बैग ऑफ द सेल के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये कोशिका के आत्मघाती थैली के रूप में लाइसोसोम को जाना जाता है। तो ऑप्शन बी लाइसोसोम आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था, कौन सी परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट यूवी किरणों से हमारी रक्षा करती है? विच लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट यूवी रेस ऑफ द सन, यानी कि ये कौन सी रेस होती है हमारी जो रक्षा करती है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी ओजोन लेयर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये जो परत है ये मुख्य रूप से किस में पाई जाती है? तो ये स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल में ये आपके पाई जाती है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। नेक्स्ट टाइप से पूछा गया था, विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपवर्ड एंड डाउनलोड ग्रोथ इंक्रीजेस इन लेंथ इन प्लांट्स, पौधों की ऊपर और नीचे की वृद्धि की लंबाई में वृद्धि के लिए कौन सा उत्तक जिम्मेदार होता है? तो ये आपका एपिकल मेरिस्टेम यानी कि शीर्ष विषयोत्तक जो उत्तक होता है ये जिम्मेदार होता है। तो ये आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाएगा। ये क्वेश्चन था, मटर के पौधे में जब एक शुद्ध लंबा पौधा यानी कि लंबा पौधा टीटी को बौने पौधे स्मॉल टीटी से क्रॉस करवाया जाता है तो कौन सी पीढ़ी या जनरेशन प्राप्त होती है? तो यहाँ पर जब एक शुद्ध लंबे पौधे को एक शुद्ध बौने पौधे से क्रॉस करवाया जाता है तो पहले आपको जो F1 जनरेशन है ये आपको प्राप्त हो जाती है, जिससे सभी पौधे ये आपके लंबे होते हैं। और जब F1 पीढ़ी के पौधे को आपस में क्रॉस करवाया जाता है तो F2 पीढ़ी प्राप्त होती है। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया होगा तो F1 जनरेशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप से पूछा गया था, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो लेड ऑक्साइड ऑक्सीजन गैस तथा एक भूरे रंग की रहस्यमयी गैस बनाती है। वो रहस्यमयी गैस कौन सी है, ये आपसे नाम पूछा गया था, जहां पर इस प्रकार के 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर जो गैस जलने में सहायता करता है वो यहाँ पर ऑक्सीजन है, और ये अपक्रिया लेड मोनोऑक्साइड यानी कि PbO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और ऑक्सीजन गैसों में होती है। और इसकी रासायनिक अभिक्रिया जो पूछी जाए यानी कि केमिकल रिएक्शंस की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी PbNO3 का यानी कि होल ट्वाइस जो है इस प्रोडक्ट से क्या बन रहा है, PbO बन रहा है NO2 प्लस ऑक्सीजन, ये आपका प्रोडक्ट बन रहा है, जिसमें भूरी गैस यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ पर बन रही है, और जो कि यहाँ पर भूरी या फिर लाल
भूरे रंग की गैस है और इसी के बारे में आपसे पूछा गया था, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जलने में सहायक गैस के बारे में पूछा गया होगा, तो जलने में सहायक गैस की आपकी ऑक्सीजन गैस होती है, तो भूरी और लाल भूरे रंग के बारे में पूछा गया होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जलने में सहायक गैस के बारे में अगर पूछा गया होगा तो आपका ऑक्सीजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ठोस उत्पाद के बारे में अगर पूछा जाए तो ये आपका लेड मोनोऑक्साइड यानी कि हल्के पीले रंग का ठोस होता है, ये आपका ठोस उत्पाद होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। नेक्स्ट टाइप से आपसे पूछा गया था, by which method is sodium hydroxide NaOH prepared from कॉमन साल्ट NaCl? साधारण नमक NaCl से सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH किस विधि द्वारा तैयार करवाया जाता है? तो ये आपका साधारण नमक के जलीय घोल का विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस करके सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्लोर एल्कली प्रक्रिया कहा जाता है। और इस विधि में ये तीन उत्पाद आपके बनते हैं। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड को जब आप पानी के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो तीन उत्पाद आपके बन रहे हैं। एक तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, फिर क्लोरीन बन रहा है, फिर आपका हाइड्रोजन गैस बन रहा है। तो ये आपके तीन उत्पाद यहाँ पर बनते हैं इस विधि में। तो ऑप्शन में यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि अपघटन आपका दिया गया था, तो इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन आया था कि विच इज द करेक्ट फार्मूला टू डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स? दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए सही सूत्र क्या होगा? दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है। यानी कि जहां पर डब्ल्यू जो होता है ये वर्क डन हो गया और क्यू जो होता है ये चार्ज हो गया, तो वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, यानी कि जिस भी ऑप्शन में ये दिया गया होगा वो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स स्कार्ड? दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? ये डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन कहा जाता है। और ऑप्शन बी आपका यहाँ पर विस्थापन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था, कोलाइडल सॉल्यूशंस कैन बी सेपरेटेड यूजिंग विथ प्रोसेस? कोलाइडल विलयन को यहाँ पर किस प्रक्रिया के द्वारा अलग किया जा सकता है? जहां पर इस प्रकार के चार ऑप्शन आपको दिए गए थे, तो मैं आपको बता दूं, कोलाइडल विलयनों को यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगेशन यानी कि अपकेंद्रीकरण से यहाँ पर अलग किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगेशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप से आया था, इन अ स्टेटोस्कोप द साउंड ऑफ द पेशेंट्स हार्ट बीट रीचेस द डॉक्टर्स ईयर्स बाय विच प्रोसेस? यानी स्टेटोस्कोप में रोगी के हृदय की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक किस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचाई जाती है? तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, स्टेटोस्कोप में रोगी के हृदय की गति डॉक्टर के कानों तक मुख्य रूप से परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, परावर्तन की प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पर पहुंचाई जाती है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, व्हाट इज डन टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग? लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए क्या क्या विधि आपको अपनाई जाती है या आपको अपनाना होता है? तो लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए कई सारी आपकी तकनीकें हैं, जैसे कि पेंट मुख्य रूप से करना होता है और गैल्वेनाइजेशन भी होता है और ग्रीज लगाना, ये सभी लोहे को जंग से बचाने के लिए प्रभावित तरीके हैं। तो ऑप्शन में आपका पेंट अगर दिया गया होगा तो पेंट करना आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट अ कंट्रासेप्टिव मेथड? निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्भ निरोधक विधि नहीं है? तो गर्भ निरोधक विधि की अगर मैं बात करूं कौन कौन सी होती है, एक तो आपका कंडोम हो जाता है, सेकंड आपका कॉपर टी हो जाता है, थर्ड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी गर्भ निरोधक गोलियां हो जाती हैं, और नसबंदी और प्राकृतिक तरीके भी आपके गर्भ निरोधक विधि होते हैं। तो इनमें से आपका तीन ऑप्शन में दिया गया था और इसके अलावा हार्मोनल करके भी ऑप्शन दिया गया होगा, तो हार्मोनल वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हार्मोनल ये आपका गर्भ निरोधक विधि यानी कि यहाँ पर कंट्रासेप्टिव मेथड नहीं है, तो हार्मोनल वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला अगर मैथ के क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो मैथ के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आया था कि एक 14 सेंटीमीटर क्यूब पे मैक्सिमम रेडियस का यहाँ पर स्फीयर रखा गया है, तो टोटल सरफेस एरिया पूछा गया था। और एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से था कि साइन 45 इंटू कोसेक 45 का वैल्यू ये आपका कितना होगा, ये पूछा गया था। इसके अलावा 2/80 का कितना परसेंट 1/120 सॉरी 20 होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन आया था। और रीजनिंग में यहाँ पर 7% सीटिंग इन लाइन्स यानी कि इस प्रकार से एक लाइन में बैठे हैं 7 व्यक्ति, इसे 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। 7 पर्सन का सर्कुलर भी यानी कि गोले में 7 लोग बैठे हैं, इस प्रकार से आया था। और एक सीरीज से क्वेश्चन आया था और 2 क्वेश्चन आपके डायरेक्शन और डिस्टेंस से देखने को मिले थे। और रीजनिंग में 14 के अल्फाबेट
अल्फ़ाबेटिक सीरीज जैसे कि R18 और इस प्रकार रीजनिंग में एक क्वेश्चन देखने को मिला था। और अन्य क्वेश्चंस की बात करूं तो नंबर सीरीज और ऑड एंड ऑड के आगे ऑड के पीछे ऐसा रीजनिंग में आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। और 2 नंबर का यहाँ पर एडिक्शन जो कि यहाँ पर 4 है और बड़ा नंबर आपको बताना था। और यहाँ पर x² + 3x + 5 में x=2 में आपको वैल्यू बताना था कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। और इसके अलावा रेक्टेंगल ABCD में एक अंदर एक पॉइंट P है, इसके अलावा AP, DP और CP यहाँ पर इसकी जो लेंथ दी गई थी तो इसकी वैल्यू निकालनी थी कितनी आएगी। और इसके अलावा समचतुर्भुज का डायगोनल जो कि यहाँ पर रेशियो दी गई थी तो यहाँ पर पैरामीटर एरिया आपको बताना था। तो यहाँ पर ये मैथ के क्वेश्चन थे जो कि 100% रियल मैंने आपको बताएं। और जब भी एग्जाम होता तो आप सभी लोग क्वेश्चंस हमें जरूर शेयर करिएगा, मैं टेलीग्राम की लिंक आपको दे सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप सभी को ध्यान में रखते हुए चलना है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और इसी तरीके से रियल एनालिसिस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। और इसी प्रकार से क्वेश्चन भेजना है आप सभी को और टेलीग्राम के माध्यम से मैं आपके क्वेश्चन देखूंगा, आप सभी लोग उनको ज्वाइन करिए और आप वो क्वेश्चन जरूर भेजिए आपके एग्जाम में। एग्जाम कंप्लीट होने के बाद मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।